बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, तिल की फसल काश्त करके आप किस तरीके से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरीके से आप तिल पर आने वाले नुकसानदेह कीड़े हैं उनका कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम अपने तजुर्बात शेयर कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त का भाई सबसे पहले बात की जाए कि अगर आप तिल की फसल काश्त करने लगे हो तो आपको किस तरह की ज़मीन चाहिए। देखिए, अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं है, अगर आपकी गैर हमवार ज़मीन है तो आप तिल की फसल काश्त ना करें। तिल की फसल के लिए ज़मीन का हमवार होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करके तिल को काश्त करें। काश्त को इसके अलावा जो है, अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा हैं तब भी आप तिल की फसल काश्त ना करें। तिल की फसल के लिए नमकियात वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा सेम ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, आप तिल की फसल को रेतली ज़मीनों के ऊपर काश्त कर सकते हैं, हल्की मैरा ज़मीनों के ऊपर काश्त कर सकते हैं और मैरा ज़मीनों के ऊपर भी तिल की फसल कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। काश्त का भी उसके बाद जो एक अहम चीज़ है वो है कि बीज की मिकदार कितनी रखी जाए। देखें, यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप तिल काश्त कर रहे हैं या तिल्ली काश्त कर रहे हैं, क्योंकि जो तिल्ली है उसका बीज का साइज़ छोटा होता है और पौधा उसका सिंगल स्टेम होता है, यानी कि एक ही शाख होती है और उसी के ऊपर फलियाँ लगती हैं। जबकि जो तिल होता है, तिल जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा शाखें होती हैं और उसका जो तिल का जो बीज का साइज़ है वो भी बड़ा होता है, मोटा बीज होता है। काश्त में अगर आप तिल्ली काश्त कर रहे हैं जिसे TH6 वैरायटी कहा जाता है, तिल्ली अगर आप काश्त कर रहे हैं तो 1.25 किलोग्राम बीज जो है वो काफ़ी होता है। हमें अपने खेत से पौधे जो हैं वो 90,000 पौधे हमें चाहिए होते हैं, तो 1.25 किलोग्राम अगर आप बीज डालते हैं तो आपको वो पौधे हासिल हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप इससे ज़्यादा बीज इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा कि छिदराई का अमल करना पड़ेगा, वो एक अलग से मुश्किल काम है। छिदराई हमारे जो काश्तकार भाई नहीं करते वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जो करते हैं फिर उन्हें लेबर लगानी पड़ती है और ख़र्चे बढ़ जाते हैं। अगर आप 1.25 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे तो आपको छिदराई का अमल नहीं करना पड़ेगा। काश्त को इसके अलावा अगर आप तिल की वैरायटी काश्त कर रहे हैं, यानी कि TS5 वैरायटी अगर आप काश्त कर रहे हैं या तिल 18 वैरायटी काश्त कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो 1.5 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे तो आप जो है वो पौधे हासिल कर लोगे, जो कि हमारी ज़रूरत है। काश्त ये तो होगी बीज की मिकदार की बात। उसके बाद अगर बात की जाए कि आपको खादों का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, काश्त ज़मीन तैयार करते वक्त अगर आप 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP डाल दें और उसके बाद पहले पानी के ऊपर आप आधी बोरी या 1 बोरी अमोनियम सल्फेट की डाल देते हैं तो खादों की मिकदार जो है वो तिल की पूरी हो जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इससे पानी कितने चाहिए हो, तो पहला पानी जो है वो आप लगाओगे 20 से 25 दिन के बाद। 20 से 25 दिन के बाद जब आप पहला पानी लगाओगे तो उस वक्त आपने एक बहुत ही अहम काम ये करना है कि आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यूरिया खाद अगर आप इस्तेमाल करोगे तो पौधों के मुरझाने का ख़तरा है। इसी तरह से अगर आपने वो पानी दोपहर के टाइम अगर लगाया, आपने पहला पानी अगर आप दोपहर के वक्त लगाओगे तब भी हो सकता है कि आपके पौधे मुरझाना शुरू हो जाएं, सारा का सारा खेत आपका मुरझा जाए। तो आपने दोपहर के वक्त पानी नहीं लगाना, पानी के साथ यूरिया नहीं देनी। तो इसके साथ आपने करना ये है कि पहला पानी जब आप लगाएं तो आपने 1 किलोग्राम 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक आपने थायोफेनेट मिथाइल जो जहर है वो आपने पहले पानी के साथ फ्लड कर देना। उससे क्या होगा कि फंगस जितनी भी आपकी ज़मीन में होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, आपके पौधे मुरझाने की तरफ नहीं जाएंगे। कॉलर राट, स्टेम राट और रूट राट की जो बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से पौधे मुरझा रहे होते हैं, वो बीमारियां आपके खेत में नहीं आएंगी। काश्त इसके अलावा जो रूट राट या स्टेम राट की बीमारी है, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है तिल की फसल के अंदर, जिसके अंदर खड़ा पौधा जो है वो मुरझा जाता है, तना उसका काला हो जाता है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप जब इसका बीज काश्त कर रहे हैं तो बीज को जहर लगा के काश्त करें। थायोफेनेट जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 किलोग्राम या 1.25 किलोग्राम जो आपका बीज है उसे आप किसी प्लास्टिक के बर्तन या टब के अंदर डाल के 1 घूंट पानी लें, यानी 50 ml पानी लें, उसके अंदर 4 से 5 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल जहर डालें और वो आप बीज के ऊपर डाल के तो अच्छी तरीके से बीज को हिला के उसके बाद उसे खुश्क करें छाँव के अंदर। उसके बाद काश्त कर दें तो आपको जो चारकोल राट, रूट राट, स्टेम राट की जो बीमारी है ये आपके खेत के अंदर नहीं आएगी। काश्त को पहले पानी जब आप लगाओगे तो उसके बाद आपने जब बत्तर आ जाए तो उस वक़्त देखने में ये आया है कि पत्ता लपेट सुंडी जो है उसका हमला हमारे तिल की फसल के ऊपर हो जाता है, या फिर जो है वो सब्ज़ तेले का हमला हो जाता है।
तो आपने ये देखना है कि पहले पानी लगाने के बाद किस चीज़ का हमला जो है, नुकसानदेह कीड़े का हमला आपके खेत के ऊपर हुआ है। अगर आपके खेत के ऊपर पत्ता लपेट सुंडी का हमला हो गया है तो आप एमामेक्टिन 200 ml फी एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे करोगे। अगर आपके खेत के अंदर सब्ज़ तेले का हमला हो गया है तो फिर आप नाइटम पैरम जो है 200 ml फी एकड़ के हिसाब से वो आप स्प्रे करोगे। नाइटम पैरम जो है वो पाउडर की शक्ल में, दानेदार शक्ल में मिल रही होती है, तो वो आप 50 से 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। काश भाई ये तो हो गए कि जो कीड़े हैं उनका स्प्रे। लेकिन पहला पानी लगाने के बाद आप अगर NPK 20-20-20 जो है, NPK 20-20-20 वाला जो NPK है वो अगर आप 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा देते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद, क्योंकि जब फसल 30-35 दिन की होती है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो फूल जब आ रहे होंगे तो बेहतरीन फूल आएंगे, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। इस स्प्रे की वजह से हरियाली हो जाएगी आपकी फसल के अंदर और बेतहाशा फूल आएंगे। बेतहाशा फूल आने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ बनेंगी और आपको एक अच्छी पैदावार हासिल होगी। अब NPK 20-20-20 का अकेला स्प्रे ना करें, आपने ये देखना है कि आपके खेत के अंदर किस कीड़े का हमला हुआ है। अगर सब्ज़ तेले का हमला हुआ है तो नाइट्रम पैरम के साथ NPK मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लीफ फोल्डर यानी कि पत्ता लपेट सुंडी का हमला हुआ है तो एमामेक्टिन के साथ आप जो है वो NPK मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर इन दोनों का हमला है तो आप इन तीनों को चीज़ों को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपने स्प्रे करना है पहले पानी के बाद। काश कभी इसके बाद आपने मज़ीद 15 से 20 दिन के बाद आपने दूसरा पानी लगा देना है। काश कभी जो आप दूसरा पानी लगाओगे तो आपकी फसल तकरीबन 50 दिन की हो चुकी होगी। दूसरे पानी का जब वतर आने लगे तो उस वक़्त आप दोबारा से NPK 20-20-20 जो है 20-20-20 वाला NPK जो है 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसका दोबारा से आप स्प्रे करवा दें। और उस वक़्त फिर आप ये देखें कि आपकी फसल के ऊपर किस चीज़ का हमला हुआ है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी का भी हमला हो सकता है, सब्ज़ तेले का भी हमला हो सकता है, और एक मिरिड बग होती है जो कि रस चूसती है, उसका भी हमला हो सकता है। सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी और मिरिड बग, ये तीनों ऐसे कीड़े हैं जो कि पौधे से, फलियों से, पत्तों से रस चूस रहे होते हैं, पत्तों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। मिरिड बग जो है वो फल को कमज़ोर करता है, फूलों को कमज़ोर करता है। आपके तिल की फसल के अंदर फूल आपको गिरे हुए बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे अगर आपने मिरिड बग का जो हमला है उसका कंट्रोल नहीं किया। मिरिड बग जो है तकरीबन सब्ज़ तेले की तरह ही बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो कि फली से, फूलों से रस चूस रहा होता है। तो और इसके अलावा ये पत्तों को बहुत बदरंगा कर देता है, पत्तों को खुरच के पत्तों को ख़राब कर देता है। खासकर मिरिड बग का भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे? अगर आपके खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला है तो आप पायरिप्रॉक्सीफिन जो है वो 400 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कराओगे। एक हफ़्ते के बाद आपको दोबारा भी करानी पड़ेगी पायरिप्रॉक्सीफिन। इसी तरह से अगर आपके खेत के अंदर सब्ज़ तेले का हमला है तो फिर आप वही नाइट्रम पैरम जो है उसका स्प्रे कराओगे। अगर आपके खेत के अंदर मिरिड बग का हमला है तो फिर आप क्लोथिनाडिन या मीडाक्लोप्रिड इस्तेमाल करोगे। क्लोथिनाडिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 ml फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कराओगे तो मिरिड बग कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा जब आप क्लोथिनाडिन जब स्प्रे करोगे तो क्लोथिनाडिन जो है वो सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि क्लोथिनाडिन के साथ आप ना सिर्फ मिरिड बग को कंट्रोल कर रहे होंगे बल्कि सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल कर रहे होंगे। काश को इसके अलावा जो है आप मिरिड बग को लैम्डा से हेलोथ्रीन जो जहर होता है उसके साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। 330 ml फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करोगे और आप मिरिड बग को कंट्रोल कर लोगे। काश भाई दूसरे पानी के बाद भी जब वतर आने पे आप ये स्प्रे करा रहे होंगे, इनके साथ नेटिवो जिसके अंदर टैबाकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सी जहर होता है, फंजीसाइड है, नेटिवो मिक्स करना ना भूलें। अगर आप फंजीसाइड के इस्तेमाल नहीं करते तिल की फसल के ऊपर तो फंगस वाली बीमारियां तिल की फसल के ऊपर हमला कर देती हैं और पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। काश भाई आप नेटिवो के अलावा आप अस्कोर जो जहर है जिसके अंदर डाइफिनाकोनाजोल जहर होता है, अस्कोर सिंजेंटा कंपनी का जहर है, ये भी आप 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटिवो आप 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करोगे। इनमें से आप कोई एक इस्तेमाल करोगे, फंजीसाइड, नेटिवो या अस्कोर, इन दोनों में से कोई एक जहर इस्तेमाल करोगे और साथ में जो भी कीड़ा आपके खेत के अंदर उस वक़्त हमला कर रहा है उसके साथ आप मिक्स करके इसका स्प्रे करा दोगे। तो इस तरह से आप फंगस को भी कंट्रोल कर रहे होंगे और साथ में कीड़ों को भी कंट्रोल कर रहे होंगे। काश का भाई जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी तिल की फसल के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप तिल की फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं करते तो आप कभी भी एक अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है
कि आप सबसे पहले जब आप रोनी वाला पानी लगाते हैं तो पानी लगाने के बाद जब वतर हालत में ज़मीन आए तो उस वक्त आप पेंडीमेथिलीन 1000 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा दें। उसके बाद हल लगाएं, 2-3 हल लगा के आप बीज का छटा करें और सुहागा लगा दें, रोटावेटर लगा दें और इस तरीके से तिल की फसल को काश्त करेंगे तो जड़ी बूटियाँ आपके खेत के अंदर कंट्रोल में रहेंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले ज़मीन को तैयार कर लें, उसके बाद बीज का छटा करें और सुहागा, उसके बाद जो है रोटावेटर लगा दें और उसके बाद फिर पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा दें। दोनों तरीक़ों में से आप कोई भी तरीका इख्तियार करेंगे तो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपके खेत के अंदर बहुत कम उगेंगी। काश में तिल की फसल के अंदर एक और ही फंगस वाली बीमारी जो है वो फिलॉडी की बीमारी है। फिलॉडी की बीमारी क्या होती है कि इसके अंदर आपके जो तिल का पौधा है वो एक गुच्छे की शक्ल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, एक गुलदस्ता सा बन जाता है। उसके अंदर जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे छोटी छोटी पत्तियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पौधा जो है उसके ऊपर कोई फली नहीं लगती, उसके ऊपर कोई फ्रूटिंग नहीं आती और ना ही उससे हमें तिल हासिल होते हैं। पौधा ख़राब हो जाता है और इसका जो सबब बनते हैं वो हमारे रस चूसने वाले जो कीड़े हैं जैसे कि सब्ज़ तेला या सफ़ेद मक्खी वगैरह। अगर हम इन्हें वक्त पे कंट्रोल नहीं करते तो हमारी फसल जो है वो फिलॉडी बीमारी का शिकार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा पैदावार हमारी मुतासर होती है। काशकोई जैसे ही आपके खेत के अंदर ये रस चूसने वाले कीड़े हमला करते हैं तो इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर खेत के अंदर 2, 4, 10 पौधे अगर फिलॉडी के नज़र आते हैं तो उन्हें निकाल के आप बाहर ले जा के ज़मीन के अंदर दफना दें। काश कभी हो इस तरह से तिल की फसल के ऊपर फंजीसाइड के स्प्रे करके और कीड़ों वाले स्प्रे करके आप तिल की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं, नुकसानदेह कीड़ों से बचा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मालूमात फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।